नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल। अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वीरों की भूमि पौड़ी के पीठ सैण पहुंचे, जहां उन्होंने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में आयोजित क्रांति दिवस मेले का शुभारंभ किया, जहां श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत और पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी की ओर से उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ सैनिक बहुल्य क्षेत्र है। इस मौके पर धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने को लेकर जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। हमारे यहाँ पर जो बागवानी का क्षेत्र है और वनों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम प्रयास करें। इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को मिलाकर जो यहाँ की कृषि आधारित हमारी जो योजना है उसी से रोजगार मिलेगा। ये चूँकि ये मेला प्रत्येक वर्ष लगता है और चंद्र सिंह गढ़वाली की मेला और अच्छा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शनिवार को हिस्को के संस्थान में पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर लंबी चर्चा हुई। हिस्को ग्राम में मुख्यमंत्री धामी ने हिस्को की तरफ से किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण के कामों को देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिस्को संस्थान के डॉक्टर अनिल जोशी पर्यावरणविद के साथ साथ समाजसेवी भी हैं और कई विषयों के विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जल संरक्षण के क्षेत्र में काफी काम किया है। वे आम लोगों को ऐसी तकनीक के बारे में बताते हैं जो ग्रामीण और सीमांत इलाकों में आसानी से अपनाई जा सकती है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ उन क्षेत्रों का विकास भी होगा। इसका उदाहरण हेस्को में देखने को मिल सकता है। हेस्को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो काम कर रहा है वो भविष्य में हमारे लिए प्रेरणा बनेगा। सरकार इन योजनाओं को अपनाएगी और आगे भी बढ़ाएगी। समाज सेवी भी हैं डॉक्टर अनिल जोशी जी और बहुत सारे विषयों के विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने जो यहाँ पर जल संचय से लेकर प्रकृति का कैसे संवर्धन हो, कैसे यहाँ पर जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति कैसे, और एक बिल्कुल जो समाज की हमारी अंतिम छोर है, हमारी ग्राम सभाएं, हमारे ब्लॉक या हमारा मैं कहूँ कि एक सीमांत का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में कैसे चीज़ों को डेवलप किया जाए, उसका एक यहाँ पर हर प्रकार से उदाहरण है। यहाँ पर घराट भी हैं, यहाँ पर हमारा जल संचय का भी है, हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पर जो है प्रकृति संरक्षण के लिए यहाँ पर जो वृक्ष डेवलप हुए हैं लोगों के सहयोग से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं कहूँ कि आने वाले समय के लिए भी हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रेरणा है। इसको हम लोग एडॉप्ट करेंगे, इसको आगे। मसूरी से विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए कैंप कार्यालय में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक पर्यटन नगरी मसूरी में आ रहे पर्यटकों की परेशानियों को दूर करने के लिए चर्चा की। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पर्यटक सीजन होने के चलते मसूरी शहर में भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। होटल फुल चल रहे हैं। कई बार पर्यटकों को अपनी गाड़ियों में ही सोना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समय पर्यटकों के वाहनों की पार्किंग की आ रही है और इन्हीं कुछ समस्याओं को हल करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। प्रशासनिक व पुलिस की लापरवाही के कारण पुलिस को दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने आज एसपी ट्रैफिक, डीएम देहरादून, एसडीएम मसूरी, ईओ मसूरी, उन सभी अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था और विस्तार से ट्रैफिक के सुधार कैसे, इसके बारे में चर्चा हुई। मैंने निश्चित किया है कि जो 2 पार्किंग, एक इंक्रेट पार्किंग और एक टाउन हॉल की पार्किंग, जब तक संस्था को हैंडओवर नहीं होती उसको फ्री, जनता के लिए फ्री खोल दिया जाए। चारधाम यात्रा को लेकर के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून में समीक्षा बैठक की और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन और पर्यटन विभाग के अलावा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री सतपाल महाराज ने सभी विभागों के अधिकारियों को कहा कि वे बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करें ताकि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को
किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर खाद्य सामग्री की कमी नहीं पड़नी चाहिए। इसको लेकर जो भी प्लान हो वो तैयार किया जाए। श्रद्धालुओं को ताज़ा और अच्छा खाना मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। संबंधित विभाग समय समय पर इसको लेकर के चेकिंग अभियान भी चलाए। श्रद्धालुओं को रहने और खाने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान मास्क सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा यानी यदि केंद्र सरकार कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन जारी करता है तो प्रदेश सरकार उसका भी प्लान करेगी। यात्रा की और पीडब्ल्यूडी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रही। इसमें सभी विभाग उपस्थित रहे और इसमें हमने बड़े ठोस निर्णय लिए हैं। मास्क मैंडेटरी रहेगी, कंपलसरी रहेगी। जो भी यात्रा करेंगे मास्क पहन करके जाएंगे, सैनिटाइजेशन होगा। हमने जो टैक्सी ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, उनको भी हिदायत दी हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि आप कार पार्क बनाएं और जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक के अंदर काफ़ी ट्रैफिक में कंजेशन हो जाता है, उसके लिए जो निधि के उपाय हैं वो करिए। तो इसके लिए हमने कुछ हिदायत भी दी हैं और जो कार जो हैं जो खड़ी हो जाती हैं उनको उठा करके टो किया जाए और फाइन लगाए जाएं, ताकि कम से कम लोगों में मैसेज जाए कि भाई हम नॉनसेंस नहीं स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप में ट्रैफिक कंजेशन को कम करेंगे। जगह जगह ये भी हिदायत दी गई है कि मार्ग जहां अवरुद्ध होते हैं वहां जेसीबी तैनात किए जाएं और इसमें कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि डीजल किसका खर्च होगा। हमने कहा ये इश्यूज़ हम खुद सॉल्व कर देंगे, पर यात्रा रूट खुला रहना चाहिए, ये एक हमारी प्राथमिकता होगी। तो काफ़ी निर्णय हमने लिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके कैरिंग कैपेसिटी पे भी निर्णय लिया जाए। यात्रा और देहरादून खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का औचक निरीक्षण। खेल के मैदान, प्रैक्टिस हॉल और छात्रों के क्लासरूम का भी औचक निरीक्षण किया गया। खेल मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के जल्द ही प्रयास भी किए जाएं। और इसी के साथ साथ क्रिकेट स्टेडियम में फैली अव्यवस्थाओं पर अफसरों को फटकार भी लगाई है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने शनिवार को रायपुर के स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान क्रिकेट स्टेडियम में फैली अव्यवस्थाओं पर रेखा आर्य ने अफसरों को फटकार लगाई। खेल मंत्री ने आने वाले समय में जल्दी बैठक के आदेश भी दिए हैं। देखिए, अभी सरकार की तो ये प्रायोरिटी है कि हम खेल को प्रोत्साहन दें और निश्चित रूप से खेल के प्रोत्साहन में खेल मैदान हो या खेल से जुड़ी अन्य साधन संसाधन हो, सरकार सब चीजों को दुरुस्त करेगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय के हिसाब से जो हम यहाँ पर राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने का हम जो सपना देख रहे हैं, जो 38वां जो राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है, उसकी मेजबानी जो है उत्तराखंड करे, उसकी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बेहतर तरीके से जो है 2024 में हम लोग तैयारी कर भी रहे हैं और करेंगे भी। और निश्चित रूप से समय समय के साथ तो सुधार की आवश्यकता रहती है। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो अभी तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगी, आने वाले समय के हिसाब से जो है उस पर निर्णय लिया जाए। देखिए, अभी सरकार की तो ये प्रायोरिटी है कि हम खेल को। रुड़की में नगर निगम बोर्ड की बैठक में इतना हंगामा हुआ कि मेयर और पार्षद ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप तक लगा दिया। बैठक में हंगामा इतना बढ़ा कि मेयर गौरव गोयल और पार्षदों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप तक लगा दिए। बैठक में कलियर विधानसभा में कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद भी शामिल हुए थे, जिनके सामने ये हंगामा चलता रहा। आपको बता दें कि काफी समय बाद नगर निगम की बैठक आयोजित की गई थी। बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने कुछ प्रस्ताव पास करा लिए, लेकिन कुछ पार्षदों के प्रस्ताव पास नहीं हो पाए, जिसके बाद बोर्ड की बैठक में अचानक से हंगामा शुरू हो गया। ये तो हमेशा ऐसा होता है, लेकिन मेरा ये कहना है, मैंने आज सभी पार्षदों से भी कहा, मेयर से भी कहा कि हम अपने हंगामों के बीच में जनता के कामों को रुकने न दें। बोर्ड की मीटिंग स्थगित होती रहे, डेट लगती रहे, प्रस्ताव पास ना हो, जनता के काम रुके। मेरा कहना है जो भी बहुमत हो, जिस भी पक्ष में हो, वो प्रस्ताव पारित हो जाने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने एक लीज के मामले में एफआईआर के लिए कहा है कि अगर शहर में सरकारी संपत्तियों की बंटेधार हो रही है तो बंटाधार बंद होनी चाहिए। जो लीज बिना बोर्ड में लाए, जिनके पैसे जमा कराए गए हैं, उनमें अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अपराध पंजीकृत होना चाहिए। ये आज बोर्ड की बैठक प्रस्तावित थी। शहर के विकास को लेकर बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए थे, जिन प्रस्तावों के अंदर कुछ पार्षदों द्वारा विकास के कुछ प्रस्ताव रोक दिए गए। नहर की पटरी का सौंदर्यीकरण,
शहर के जो आम जन से जुड़े हुए विषय थे। और कुछ पार्षदों की मानसिकता इतनी खराब है कि उनके द्वारा दूसरे वार्डों में होने वाले विकास प्रस्ताव को भी रोक दिया गया। बहुमत में जो पार्षद थे जिनकी संख्या 22-23 थी, उन्होंने कुछ ऐसे पार्षद जो 17-18 की संख्या में थे, उनके द्वारा जो होने वाले उनके वार्डों में विकास के प्रस्ताव थे, उनको रोकने का काम। हरिद्वार के रुड़की ग्रामीण क्षेत्र भगवानपुर में बीते 16 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन दो पक्षों के बीच हुए हिंसक विवाद में पुलिस की एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए नाराज विधायकों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार दोपहर डीजीपी अशोक कुमार से मिला। इस दौरान कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा ने हरिद्वार की कानून व्यवस्था और पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की है। विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर काम कर रही है। विवाद दोनों ही पक्षों की तरफ से हुआ है, लेकिन पुलिस एक पक्षी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पुलिस दोनों ही तरफ से मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच करे। मांग मुख्य रूप से जैसा कि ममता जी ने बताया कि दंगा हुआ, दो पक्षों के बीच में हुआ। कार्रवाई जो है वो पूरी की पूरी एक पक्षीय हुई। मुकदमा भी एक ही तरफ से पंजीकृत कराया गया। घंटों तक एम्बुलेंस को रोके रखा गया। पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, लूटपाट के लिए भी लोग कह रहे हैं कि भाई लूटपाट भी हुई है, ताले भी तोड़े गए हैं। तो हमारा ये कहना है कि अपराध दोनों तरफ से पंजीकृत होने चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ से भी लोग पीड़ित हैं, उनके भी मेडिकल हुए हैं। इसके अलावा हम सब ने एक राय, एक मत होकर रखी कि इसमें अपराध पंजीकृत कर एसआईटी का गठन किया जाए और इसकी जांच एसआईटी से कराई जाए। एक तरफा कार्रवाई हो ही रही है। हरिद्वार में हालात बहुत ख़राब हैं, क्राइम भी बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि परमिट देकर झगड़े कराए जा रहे हैं। 10 गांव के लोग इकट्ठे होकर रात 8 बजे जाएंगे डाड्डा जलालपुर और किसी के घर पर जाकर के वहाँ गंदी गंदी गालियाँ देंगे, तो आक्रोश तो लोगों में आएगा। उन लोगों को 3 घंटे एम्बुलेंस में सरकार की पुलिस की निगरानी में रखा गया है, एम्बुलेंस निकलने नहीं दी गई है, माननीय विधायक के साथ बदतमीजी हुई है और फोर्स की मौजूदगी में आगजनी हुई है। और अगली खबर रुड़की से। नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर के हंगामा हुआ और हंगामे के दौरान मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। बवाल के दौरान पार्षदों के हुए 2 गुट और जमकर के बहस हुई है। बोर्ड बैठक में एक दूसरे पर जमकर के मेयर और पार्षद बरसे हैं। बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर आखिरकार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके प्रीतम सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि आखिर ये खबरें कहां से आ रही हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं और इसकी प्रामाणिकता कौन कर रहा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की नाराजगी जरूर है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी देवेंद्र यादव ने गुटबाजी की बात की, तो यदि मेरी गुटबाजी से कोई सीट पार्टी हारी है या मैंने किसी नेता के खिलाफ सार्वजनिक मंच से कोई बयानबाजी की है तो जांच कर मेरे विरुद्ध कार्रवाई जरूर की जाए। ये खबर किसने दी कि मैं भाजपा में जा रहा हूं? आप भी तो खोजी पत्रकार हैं, आप भी तो जरा इसको देखिए कि किसने खबर चलाई और किसके इशारे पर चलाई। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, 8 टर्म विधायक के मेरे पिताजी ने और 6ठा टर्म विधायक के रूप में मैंने कांग्रेस को दिए हैं। मैं नाराज नहीं हूं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, लेकिन एक बात अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से जरूर मैंने कही है, आग्रह किया सोनिया जी से, राहुल जी से, कि जांच हो इस बात की कि जो ये राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने और इस प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कही कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पराजित हुई है और उस गुटबाजी में मेरा नाम भी इंगित किया गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि भाई जिस दिन से मैं अध्यक्ष बना उस दिन से लेकर आज तिथि तक मैंने अगर कांग्रेस को कमज़ोर करने वाला कोई बयान दिया हो या किसी नेता के विरुद्ध कोई सार्वजनिक बयान दिया हो या कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम किया हो, तो भाई अगर
ये बात सिद्ध हो जाती है तो फिर राष्ट्रीय नेतृत्व जो कार्रवाई मुझ पर करना चाहे मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई व्यक्ति एक तरफा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बयानों के माध्यम से कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम कर रहा हो तो सरकार तो राष्ट्रीय नेतृत्व उसका संज्ञान ले। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।